से आगे चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रोज के संपूर्ण किताब के आज के इस वीडियो में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो अंतिम मौका है आपके पास, यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर तैयार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम ये 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है प्रोज का, ये सब आप देख लीजिए। आपके ये 5 चैप्टरों से लिया गया है। सबसे पहले द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रैट रैप, डीप वाटर, इंडिगो, ये 5 चैप्टर का हमने मिलाकर ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये हम किससे बता रहे हैं ये आपको याद रखना चाहिए। ये हम प्रोज से आपको बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन आंसर किस किस चीजों से पूछा जाता है, एक तो प्रोज से पूछा जाता है और दूसरा आपसे सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है। तो सप्लीमेंट्री जो है ना, इसको हम जल्दी कराने वाले सप्लीमेंट्री के भी संपूर्ण किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम प्रोज के देख लेते हैं, फिर से सप्लीमेंट्री में आएंगे हम, ठीक है। जिसमें द टाइगर किंग पढ़ना है, द थॉट लेवल पढ़ना है, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए जी, तो यहां पे अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट डे व्हेन जर्मन इन्वेडेड फ्रांस। मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि जब जर्मन ने फ्रांस पर इन्वेडेड किया था, आक्रमण किया था, उस दिन दैट डे मतलब उस दिन स्कूल के लिए जो फ्रेंच है उसको क्या प्रिपेयर्ड करने, क्या पढ़ने के लिए कहा गया था, मतलब क्या पढ़ने को दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल ऑन द डे। मतलब फ्रेंच को, ठीक है ना, उस दिन पार्टिसिपल का पार्ट प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। हिज टीचर, उसके टीचर एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, उसके टीचर एम हेमल ने कहा था डेट की ही वुड आस्क द स्टूडेंट क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे, कि उस दिन वो पार्टिसिपल पर स्टूडेंटों से क्या करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। बट लेकिन फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड फ्रेंच हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, परंतु जो फ्रेंच है ना, वो उन्होंने या लेसन को क्या किया था, पढ़ा नहीं था, तैयार नहीं किया था। He expected that, उन्होंने आशा किया था कि his teacher would scold him, कि उसके टीचर उसको क्या करेंगे, आज डांटेंगे जब वो स्कूल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए क्वेश्चन आंसर आप याद कर रहे हैं तो इन सभी की कहानी आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच क्या है, एम हेमेल कौन है, ठीक है। तो ये द लास्ट लेसन का चैप्टर का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपसे ये क्या रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, रैट रैप है, ठीक है, तो डीप वाटर है, इंडिगो है, इन सभी चैप्टरों का समरी एक बार ऐसे ही हेडफोन लगाकर आप सुन लीजिएगा कहानी के तौर पे, जिससे आपको ये बताया जाए क्वेश्चन आंसर तो आपको समझ में आए। याद रखेंगे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अभी हम बता दे रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग हम कैसे आपको लिखना है वो हम बताएंगे आपको। तो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होता है, अधिक से अधिक मैं आपको बता दूं तो ये अधिकतम 40 शब्दों में लिखना होता है, 40 शब्द में आपको लिखना होता है, 40 शब्दों में। अधिक से अधिक हम कह रहे हैं, 40 से कम आप लिख सकते हैं, अधिक नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे कहा जाता है, आप देख लीजिएगा ऊपर, जब भी क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसा समझते हैं ना 40 शब्दों से अधिक लिखना है, कम नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है, 40 शब्दों से कम लिखना है, अधिक नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये बातें होती हैं। ये कितने नंबर में, प्रत्येक जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर में हमसे पूछा जाता है, 4 नंबर में, समझ गए ना। तो चलिए जी, अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब एम हेमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो हम लिखेंगे एम हेमेल क्या थे, फ्रेंच के टीचर थे, जो फ्रेंच के स्कूल में मतलब वो टीचर थे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एम हेमेल वेन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हेमेल है ना, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था, ठीक है। सेइंग, वो कहते हैं, सेइंग दैट, वो कहते हैं कि
इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज वो पूरे संसार की सबसे सुंदर भाषा है, ठीक है ना। एंड और द क्लियरेस्ट ऑफ मोस्ट लॉजिकल, ठीक है ना। और ये क्या है, ये स्पष्ट और लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे लिखा गया डेट कि वी मस्ट गार्डेड इट्स एमोंग अस, और हमें इसकी क्या करना है, गार्ड करना है, सुरक्षा करना है। एमोंग अस मतलब अपने बीच इसको सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉर इट्स, और इसे कभी भी भूलना नहीं है। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए जी, आप परेशान ना हो, इन सभी का पीडीएफ आपको हम बता देंगे, टेलीग्राम में आपको अपलोड करने का प्रयास करेंगे। बट मोस्टली ना पीडीएफ लेने से कोई उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। समझेंगे कि एमएमएल ने क्या कहा है, हिंदी सुने रहेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि अब पीडीएफ पता नहीं कब मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी समय है, समय तो आपको बहुत कम बचा हुआ है, तो आराम से पहले इस पर पढ़ने पर फोकस कीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पीडीएफ का कोई भरोसा नहीं है, मैं देखूंगा अगर हो सकेगा, ठीक है, तो अगर मैं कराने का प्रयास कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता है जल्दी आपको पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है ना। इन सभी को थोड़ा सा एक्सचेंज करना होता है, टाइम लगेगा उसमें। तो चलिए, यहाँ पे लिखेगा होम डिड एमएमएल, ठीक है, एमएमएल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमएमएल ने किसको ब्लेम्ड किया है, इग्नोरेंस इन स्टडी, मतलब पढ़ाई के प्रति जो इग्नोर करते हैं, पढ़ाई नहीं अच्छे से स्टूडेंट करते हैं, तो उसके लिए किसको उन्होंने दोष ठहराया है, अब क्यों, ये आपको बता देना है जी। तो यहाँ पे लिखा गया कि एमएमएल ब्लेम्ड एवरीवन द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट, उनके पेरेंट्स को, प्रत्येक पेरेंट्स को, पहली बात गार्जियन को दोषी ठहराया है, ही हिमसेल्फ, और उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया है, एंड द ऑल स्टूडेंट, और प्रत्येक स्टूडेंटों को भी उन्होंने दोषी ठहराया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था तो इतना ही हम लिखे हुए हैं। एक और बात मैं कह दूं, यदि आपको इस पर मतलब ऐसा स्टूडेंट है ना कि जो सुन लिए कि पीडीएफ आप मतलब टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो वीडियो छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। एक और बात मैं कहूँगा, बहुत ही मेहनत लगा है दोस्त, तब जाकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि ये वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं सच कह रहा हूँ ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मतलब हम लोग आपसे क्या मांगते हैं, पैसे मांग लिए क्या भैया कि आप इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसे दे दीजिए, पैसे तो नहीं मांग रहे हैं। तो कम से कम देखिए, आपका ही बेनिफिट है, थोड़ा सा हमारा ही बेनिफिट होगा, कम से कम हमने मेहनत किया तो स्टूडेंटों ने पढ़ा हमसे, इसलिए वीडियो देखिएगा। टेलीग्राम पे अगर इस पर रिस्पॉन्ड अच्छा मिलता है, अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट देखते हैं अंत तक, तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द। अगर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आया तो मैं अपलोड नहीं करूंगा दोस्त, ठीक है ना। दिल से कह रहा हूँ, सही बातें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेहनत करें और आपका ही पेपर में अच्छा नंबर ना आए तो कैसा आपको लगेगा, दुख होगा। तो अपनी परेशानी अपनी और दूसरे की परेशानी कुछ नहीं। तो ऐसी तो नहीं हमारे स्टूडेंट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। सभी के लिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। अगला कह रहे हैं, इतना मतलब स्वार्थी, मतलब मैं देख रहा हूं, अदरवाइज जैसे ही मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है, जैसे ही समाप्त हुआ, लगभग स्टूडेंट, लगभग मैं कह सकता हूं कि 300 से लगभग 500 स्टूडेंटों के बीच में ये तुरंत अनसब्सक्राइब करके चले गए, तुरंत अनसब्सक्राइब करके चले गए। क्या मतलब, इतना ही, मतलब इसको क्या कहा जाए, आप स्वार्थी। इतना दुख हुआ, इतना दुख हो रहा था कि बताइए, मतलब क्या उनको, मतलब मैं क्या उनसे कुछ कह रहा था क्या, अरे भैया जुड़े रहिए, ना सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। यही मैं कहूँगा, मतलब कि वीडियो ना देखिए बट जुड़े तो रहिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, जुड़े रहेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे 1 महीने तक, आपके पास नोटिफिकेशन आना ही बंद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बट जुड़े रहेंगे ना, तो थोड़ी सी ये होती है दोस्त, आप समझ रहे हैं। तो पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं, बट मेरा कहना काम है, मैं कह देता हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे, ना समझने वाले तो भैया कितना भी मैं कह दूँ तो वो समझने वाले हैं नहीं। अगला कह रहा है, व्हाट डिड द एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड विद द पीस ऑफ द चाक। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो एमएमएल ने क्या राइट किया, लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड पर विद द पीस ऑफ द चाक के एक छोटे से पीस से। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द ब्लैक बोर्ड पर एमएमएल लिखते हैं विव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। विद द पीस ऑफ द चाक के एक छोटे से पीस से लिखते हैं क्या, फ्रांस जिंदाबाद,
ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगला कह रहे हैं हमारा यहाँ पे कि व्हाट वाज द सेंस इंसिडेंट इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट क्या सेंस हुआ इनसाइड द क्लास, जब क्लास में क्या मतलब घटना हुई थी, जब व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उस समय पर क्लास का क्या माहौल था ये बताना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन मतलब जब फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंचता है, ही नोटिस्ड डैट, उसको नोटिस मतलब वो नोटिस करता है, वो ध्यान देता है, ठीक है, कि द क्लास वाज अनयूजुअल क्विट्स, कि क्लास जो है ना अनयूजुअल क्विट्स है, मतलब अप्रत्याशित शांत है, ठीक है ना। यूजुअली मतलब सामान्यतः देयर वाज ग्रेट कमोशन एज द डेस्क वेयर ओपन एंड क्लोज। सामान्यतः मतलब रेगुलर ऐसा होता है कि बहुत ही शोर शराबा होता है, कमोशन होता है, ठीक है, और डेस्क ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, मतलब डेस्क के ओपन और क्लोज करने के कारण बहुत ज्यादा शोर शराबा होती रहती है, ठीक है, परंतु उस दिन नहीं हो रहा था। फिर से कह रहा है लेसन वेयर रिपीटेड इन यूनिसॉन, ठीक है ना, बट ऑन दिस पार्टिकुलर डे, मतलब उस दिन, ठीक है, इट वॉज द क्विट एज संडे मॉर्निंग एट चर्च। मतलब ये कह रहा है कि जिस तरीके से संडे के सुबह में चर्च में जैसे क्विटनेस होती है, शांति होती है, उसी तरीके से क्लासरूम भी शांत था उस दिन, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है जैसे जब ना फ्रेंच है वो अपने स्कूल पहुंचा तो देख रहा है सभी बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। तो बता रहे हैं कि भैया ऐसा लग रहा था ना कि जैसे संडे के दिन चर्च में सभी लोग शांत रूप से बैठे होते हैं, ऐसे ही क्लासरूम में भी सभी लोग बैठे हुए हैं। और सामान्यतः होता क्या है कि जब भी क्लास में जाओ तो वो डेस्क ओपन ऐसे करते रहते हैं, जिसके कारण आवाज ज्यादा होती है। तो ये कह रहे हैं जी। अगला हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुटअप किया गया था, क्या लिखा गया था, ठीक है ना। चौराहे पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा रहता था जिसपे वो सूचना पत्र हम कह सकते हैं, सूचना वाली बोर्ड लगा होती थी, जब भी कोई सूचना आती थी उस पर लिख दिया जाता था। तो उस पर क्या लिखा गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर आप द टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या लिखा गया था, देयर वाज नोटिस, उस पर क्या आया था, नोटिस आया था, ठीक है ना, सूचना आया था डेट की फ्रांस लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर इन द स्कूल, कि जो स्कूलों में कोई भी स्कूलों में टॉट मतलब पढ़ाया नहीं जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज अब किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। द ऑर्डर हैड कम फॉर बर्लिन, और ये ऑर्डर है वो बर्लिन से आया हुआ है। डेट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सा एल लॉरेंस, मतलब अल्सा और लॉरेंस के जो स्कूल हैं उसमें मात्र क्या पढ़ाए जाएंगे, मात्र जर्मन भाषा ही क्या कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, ठीक है ना। ये बातें कहा गया जी, यही बात उस पर लिखा गया था, समझ के होंगे। अगला हमारा सातवां कह रहा है कि व्हाट डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ। साहेब ने मिल्क बोथ पर जॉब क्यों ज्वाइन किया, मतलब उस पर वहां पर कार्य क्यों करना स्टार्ट किया। तो आंसर हमने क्या लिखा है यहाँ पे दोस्त, आंसर हमने लिख दिया है यहाँ पे कि साहेब वाज अ रैग पिकर। साहेब क्या था, कूड़े बिनने वाला था, कूड़ादान या कूड़ा बिनने वाला था। एंड और इट डिड नॉट मेक हिम इनफ मनी टू लीड द डिसेंट लाइफ, और वो उतना पर्याप्त पैसे, इनफ मनी मतलब उतना पर्याप्त पैसे वो नहीं कमा पाता था उससे जिससे वो डिसेंट लाइफ जी सके, एक नॉर्मल सा लाइफ जी सके, ठीक है ना। सो इसीलिए ही ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बोथ, और इसलिए उसने मिल्क बोथ पर जो दूध की भट्टी थी वहां पर इसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ज्वाइन हो गया, ठीक है ना। एज इट्स पेड हिम, और उससे वहां पे पेड मिलता था, मतलब
बट मतलब उसे पैसे भी मिलते थे, ठीक है ना, उसे दिए जाते थे 800 रुपीज, 800 रुपये उसे मिलते थे, एंड और ऑल द मेल्स, और उसे भरपूर भोजन भी मिलता था, ठीक है ना, इसीलिए वो क्या किया था, ज्वाइन हो गया था मिल्क बोथ पर। अगला कह रहा है कि व्हाई डिड द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट, मतलब बिना चप्पलों के सीमापुरी के जो बच्चे हैं वो क्यों स्टे करते हैं, रहते हैं, मतलब क्यों रहते हैं जी, मतलब बिना चप्पलों के सीमापुरी के जो बच्चे हैं वो क्यों रहते हैं, जो कूड़ादान बेचते हैं, बिनते हैं वही। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द ऑथर सी साहेब, जब ऑथर साहेब को देखती हैं तो एंड ऑथर पुअर चिल्ड्रेन विदाउट फुटवेयर, मतलब जो ऑथर है वो साहेब और भी गरीब बच्चों को वो देखती है बिना चप्पलों के। तो वन एक्सप्लेनेशन डेट इज, तो वो एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती है डेट की इट वॉज द ट्रेडिशन फॉर देम, कि ये उनका क्या है, एक ट्रेडिशन, एक रिवाज है, टू रिमेन बेयरफुट, बिना चप्पलों का रहना उनका एक रीति रिवाज है। बट फिर भी लिखती हैं कि बट लेकिन द ऑथर फील, ऑथर ऐसा महसूस करती हैं डेट की दे आर पीपल, सॉरी दे आर पुअर, वो गरीब हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय शूज, अब वो शूज मतलब अच्छी जो चप्पल है वो खरीदना उसके लिए संभव नहीं है, वो खरीद नहीं पाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए वो नहीं पहनते हैं। मतलब वो कहती हैं कि उनका, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही रहते हैं, उनका एक ट्रेडिशन है। बट ऑथर ऐसा भी महसूस करती है वहाँ पे रहती हैं तो कि उनके पास पैसे ही नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, चप्पलों को किनना, इसीलिए क्योंकि उनके लिए खाना ही, मतलब केवल खाना मिल जाए उतना ही काफ़ी उनके लिए। अगला 9th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सीमापुरी, ठीक है ना, सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, तो सीमापुरी के निवासी सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, डू, यहाँ पे व्हाट डू नो मतलब क्या करते हैं, सीमापुरी के जो निवासी हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमने लिखा है क्या है कि फॉर देयर सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो निवासी हैं वो पिग रैग, ठीक है ना, पिग रैग फॉर द गार्बेज ड्रम, तो वो गार्बेज ड्रम से क्या करते हैं, कूड़ेदानी को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, बीनते हैं, ठीक है ना, फॉर देम, ठीक है ना, फॉर देन गार्बेज इज गोल्ड, और उनके लिए जो गार्बेज है, कूड़ादान है, वो क्या है, गोल्ड है, उनके लिए सोना है वो, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, अपने जीवन यापन करने के लिए वो कूड़ादानी मतलब कूड़ेदानी से कूड़ा बीनते हैं, बोतल ये सब कुछ बीनते हैं, ठीक है, उनके लिए गार्बेज डूट, हम कह सकते हैं कूड़ादान जो है ना उनके लिए वो क्या है, सोना है, ठीक है, सोने के समान है। अगला हमारा यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन आता है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, ठीक है ना, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका लक्ष्य क्या था, मुकेश कौन था और उसका एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था। तो मुकेश वाज द सन ऑफ बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले का क्या था, सन था, पुत्र था जो है मुकेश, ठीक है ना। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और वो क्या बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है ना, वही उसका लक्ष्य था। समझ गए, नॉर्मल सा दिया है तो इतना ही हम लिखेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ये तो सोचना ही नहीं कि भैया इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल चल जाएगा, सुन रहे हैं ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कितना भी कहने के बाद ये फालतू वाला क्वेश्चन एक पूछ ही लेते हैं ना कोई कि सर इतना लिख देंगे चल जाएगा। अरे भैया क्यों नहीं चलेगा, नहीं चलता तो मैं बताता क्यों आपको, ठीक है। अगला हमारा 11th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, मतलब फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार है वो क्या करता है। तो यहाँ पे फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री, मतलब जो कांच पिघलाने वाली जो उद्योग है, ठीक है, कारखाने हैं, वो इंडिया के मतलब फिरोजाबाद है ना वो इंडिया के सेंटर में है, केंद्र में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद जो मतलब कांच पिघलाने वाली जो इंडस्ट्री है जो फिरोजाबाद में है वो इंडिया के मतलब भारत के ठीक मध्य में है, केंद्र में है, ठीक है ना। एवरी अदर फैमिली इज इन दिस सिटी इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स,
मतलब प्रत्येक दूसरा जो परिवार है इस शहर में, इन दिस सिटी, इस शहर में वो इंगेज्ड है, व्यस्त है इन द मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में वो व्यस्त है, प्रत्येक दूसरा परिवार। ठीक है, अगला कह रहा है दे हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फॉरनेस, और यहाँ पे ये कई जनरेशनों से ऐसा ही चलता आ रहा है, मतलब करते हुए आ रहे हैं इस कार्य को। वेल्डिंग ग्लासेस, जैसे कि ग्लासेस को वेल्डिंग करना, मरम्मत करना। ठीक है, मेकिंग बैंगल्स, मतलब बैंगल्स जो चूड़ियों को बनाना। फॉर द ओमेन, ओमेन के लिए चूड़ियों को बनाना। इन द लैंड, मतलब भूमि पर महिलाओं के लिए चूड़ी बनाना, चूड़ी को पिघलाना, चूड़ी का मरम्मत करना, यही उनका क्या है, कार्य है। ठीक है ना, ये बातें कहा गया जी, समझ गए होंगे। अगला 12th हमारा आता है व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन द गार्बेज। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, वो क्या फाइंड करते हैं, क्या खोजते हैं गार्बेज में। गार्बेज से जो ड्रम्प है ना, कूड़ादान में क्या खोजते हैं। तो आंसर लिखा गया है कि इन द गार्बेज, गार्बेज में द चिल्ड्रेन फाउंड प्लास्टिक बोतल। चिल्ड्रेन जो है वो फाउंड, खोजते हैं प्लास्टिक बोतल को, कैन को, एंड अदर थिंग्स, और भी बहुत कुछ, मतलब अदर वस्तुओं को भी खोजते हैं। विच द एडल्ट कंसीडर वेस्ट, जो नौजवानों के लिए जो क्या है, जो वेस्ट पदार्थ है उसी को वो खोजते हैं। सम टाइम, और कुछ समय, मतलब कुछ समयों पर क्या होता है, कुछ समय उनको क्या मिलता है, दे आल्सो फाउंड कॉइन, और उन्हें कुछ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उनको कॉइन भी मिल जाता है, सिक्के भी मिल जाते हैं। एंड 10 रुपीज नोट्स, और कभी कभी उन्हें 100 रुपए का, 10 रुपए का नोट्स भी मिल जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही गार्बेज ड्रम से यही सब ढूंढते हैं जी। अगला यहाँ पे हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हर्ड्स टू वर्किंग इन द ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि ग्लास बॉयलिंग जो इंडस्ट्री में कार्य करने से क्या हर्ड्स है, मतलब क्या खतरा है। ठीक है ना, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि वर्किंग इस ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री इज हैडर्स टू हेल्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ की, ठीक है ना, मतलब बुरी स्थिति, बुरा हेल्थ, मतलब खराब हेल्थ में भी क्या कहते हैं, ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एडल्ट एज वेल चिल्ड्रेन वर्क इन अनहाइजेनिक कंडीशन। अब बुरी परिस्थिति में ही जो नौजवान हैं और बच्चे भी कार्य करते हैं ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री में, कांच पिघलाने वाले उद्योगों में। ठीक है ना, दे वर्क इन वेरी डीम लाइट। अब वो वहां पे बहुत ही धीमे लाइट पर कार्य करते हैं, बहुत ही अंधेरा वहां पे होता है। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये आता है कि दे लूज देयर आइस लाइट बाय द टाइम। ठीक है ना, जिसके कारण by the time they become adult, मतलब they lose his eyes light, मतलब वो अपने आंख की रोशनी को खो देते हैं by the time, कुछ समयों के बाद। और वो कौन सा समय है, they become adult, जैसे ही वो नौजवान होते हैं, बचपन से काम करते हैं, जैसे वो नौजवान होते हैं, उम्र होते हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी जो होती है वो चली जाती है। ठीक है ना, अगला कह रहा है they have to work on the फॉरनेस विथ हाई टेम्परेचर। अब वो वहां पे हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, वहां पे कार्य करते हैं। ठीक है ना, इन द डार्क सेल विदाउट इनफ एयर एंड लाइट। और वहां पे मतलब पर्याप्त मात्रा में ना ही एयर होता है और ना ही लाइट होता है, ना ही वायु होता है और ना ही वहां पे ना ही हवा होता है, ना ही लाइट होता है, मतलब प्रकाश होता है, और उसी में वो कार्य करते हैं। दे हैव टू ग्रिंड ग्लास। अब वो वहां पे क्या करते हैं, जो कांच है ना, कांच को क्या करते हैं, ग्रिंड करते हैं, घिसते हैं। ठीक है, एंड और सो इनहेल द फाइन ग्लास पार्टिकल्स। और वो क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं ना, तो वो छोटी छोटी कांच के पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस के मतलब सहायता से, नाकों के मुंह की सहायता से अंदर चले जाते हैं। द ऑथर मीट द चिल्ड्रेन नेम मुकेश। जो ऑथर हैं तो वो चिल्ड्रेन एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम मुकेश था। हु वर्क इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो कांच पिघलाने वाले उद्योगों में या चूड़ी बनाने वाले उद्योगों में क्या करता था, कार्य करता था। हिज ग्रैंड फादर बिकम ब्लाइंड। और उसके जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी थे, वो ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। विथ द डस्ट फॉर द पॉलिशिंग ग्लासेज, जो कि जो कांच है ना, जो चूड़ियां हैं, उसको पॉलिश करने पर घिसने के कारण उनकी जो आंख की रोशनी चली गई थी। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई जी।
आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अभी आधे तक पहुंचे हैं, अभी आधा और पढ़ाना है। कोई नहीं जी, पढ़ा जाएगा और सिखाया जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी क्या है ना, अभी थोड़ी सी लो रह रही है, ठीक है, क्योंकि बिना खाए पिए अगर कोई भी पढ़ाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी लो रहेगी ही। और दूसरी बात ये है ना कि भूख का तो अलग बात है, बट ये है ना कि प्यास ज़्यादा लग जाता है, गला सूख जाता है, तो ये बातें होती हैं। थोड़ी सी यही बातें हैं कि बोलने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो बोलने पर खर्च होती है। अगर आप बोलते हैं ना तो एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, तो यही बात है जी। बट कोई नहीं जी, संघर्ष करना है और भी अधिक करना है, हमें भी करना है, आप भी कीजिए संघर्ष। संघर्ष से कभी भी पीछे नहीं हटना है हम सभी को, ठीक है ना, कभी भी पीछे नहीं हटना है। और दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि हमें संघर्ष करें, हम लोग संघर्ष अच्छे रास्ते में हम संघर्ष करें जिससे हमें अच्छी सफलता मिले, ठीक है, जिस सफलता से हमें अपना नाम रोशन कर सके, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, तो ऐसी सफलता चाहिए। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो आप अपने लिए प्रार्थना दुआ जरूर कीजिएगा, कोई करे या ना करे, आप अपने लिए कीजिए। अपने माता पिता से भी कहिए कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, ठीक है, क्योंकि माता पिता ही एक निस्वार्थ होते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते हैं आपके प्रति। अदरवाइज दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति ना स्वार्थी होता है, केवल आपके माता पिता के अलावा कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो स्वार्थी नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारा ये आता है, अगला हमारा देखिए ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द मिस एडवांटेज, ठीक है, दैट विलियम डगलस स्पोक अबाउट। किस दुर्घटना के बारे में, मतलब क्या दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस स्पोक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बता रहे हैं, जो लेखक हैं डीप वाटर के। अगला कह रहा है, इसी क्वेश्चन को कह रहा है, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल टू एट द पूल, मतलब जो डगलस हैं उन्होंने पूल पर क्या स्ट्रगल किया था, ठीक है ना। और डेट इज व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव दिस लाइफ, और किस रणनीति को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को सेव किया था, बचाया था, ठीक है। या यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, या ये कहा जा रहा है कि उनकी बचपन की कौन सी दुर्घटना थी डेट ही मैड जो यहाँ पे डगलस अफेयर टू वाटर, जिसके कारण जो डगलस है, विलियम डगलस है, वो पानी से डरते हैं। मतलब बचपन की वो कौन सी घटना थी जिसके कारण वो पानी से डरते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, ठीक है, वही घुमा फिरा कर ऐसे कहा जाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा देखिए घूमना नहीं है आपको, क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ लेगा, आपको लगेगा सर ये मतलब वो क्वेश्चन नहीं है, आपको यहीं से भी ये लग रहा है तीनों एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो यही बात है दोस्त, मैं यही कहूँगा ना, छोड़ना आपको नहीं है। अगर विलियम डगलस पर डीप वाटर से ऐसे चैप्टर आ गया तो आप कोई भी आंसर आप लिखिएगा, थोड़ा सा आप अपने तरफ से दिमाग लगाकर। अगला हमारे उत्तर आप क्या लिखेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विलियम डगलस के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या मिसएडवांटेज हुआ था जिसको विलियम डगलस बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, जब, ही वाज अ बॉय, ठीक है ना, जब वो बच्चे थे, जो विलियम डगलस थे वो बच्चे थे, तो विलियम डगलस वेंट टू द YM स्विमिंग पूल, तो वो YMCA स्विमिंग पूल पर गए हुए थे। ही वाज एलोन देयर, वो वहां पे अकेले थे। जस्ट दे बिग बॉय कम देयर, तो वहां पे एक बड़ा सा लड़का आता है। ही वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो उनसे शारीरिक रूप से क्या था, मजबूत था। देन द ऑथर, ठीक है, द ऑथर ही पिक्ड अप द ऑथर एंड थ्रो इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, तो वो क्या कहता है, ही पिक्ड अप द ऑथर, मतलब वो ऑथर को, एक बड़ा सा लड़का आता है जो फिजिकली बहुत ही मजबूत होता है, वो क्या करता है, ऑथर को पिक्ड करता है, उठा लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है थ्रो हिम इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, अब वो क्या करता है, पूल की निचली गहराई में क्या करता है, ऑथर को फेंक देता है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है द ऑथर वेंट एट वंस द पूल बॉटम ऑफ द पूल, तो ऑथर क्या है, ऑथर जो पूल की निचली जो स्तर है वहां पे वो चले जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगला बात यहाँ पे ही
फेयर डैट, अब वो वहां पे जो ऑथर है ना वो पूरी तरीके से अब घबरा जाते हैं, डैट ही वुड ड्राउन, कि वो उनको लगता है कि अब वो डूब जाएंगे, ठीक है। हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर इस प्रकार सम पीपल, किसी प्रकार क्या होता है, सम पीपल कुछ लोग सेव हिम, उसको क्या करते हैं, जो विलियम डगलस है उनको बचा लेते हैं। दिस इज द मिस एडवांटेज, यही वो दुर्घटना थी, ही स्पोक अबाउट, जिसके बारे में जो क्या है बता रहे हैं, कौन, विलियम डगलस। मतलब क्या हुआ था ना कि वो बच्चे थे जब विलियम डगलस, तो वो क्या होता था जब YMCA एक पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल, वहां पे गए हुए थे, तो वहां पे एक बड़ा सा लड़का आता है, वो क्या करता है उनको उठाता है और जाकर पानी में फेंक देता है। विलियम डगलस को पानी में फेंक देता है, वो डूबने ही वाले होते हैं, तभी उनको कुछ लड़के आकर बचा लेते हैं, ठीक है। तो इसी दुर्घटना के बारे में वो बताते हैं और उसी समय से वो डरने लगते हैं पानी से, ठीक है ना, यही बात है जी, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट। अगला हमारा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे टाइप 2-3 ऐसे लिख दिया गया है, बट इससे परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये आपका 16 नंबर मेरा लगभग क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, मतलब जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने डगलस को कैसे ट्रेन किया मतलब सिखाया, क्या करना, स्विमिंग करना कैसे सिखाया। तो यहाँ पे लिखा गया है द इंस्ट्रक्टर यूज पेशेंट एंड नोबल मेथड टू ट्रेन डगलस, मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को ट्रेंड किया कैसे, पेशेंस के साथ, मतलब धैर्य के साथ, और नए नोवल मेथड, नए तरीकों से उनको सिखाया, ट्रेंड किया। इनिशियली मतलब प्रारंभ में ही हेल्ड हिम हाई ऑन द रूप अटैच टू हिज बेल्ट एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस ऑफ द पूल। तो वो शुरुआती क्या करते थे, वो अपने बेल्ट से उनके बेल्ट को दोनों को आपस में बांध लेते थे, उसके बाद वो तैरते थे और उससे भी कहते थे कि वो पुल के इस पार से उस पार क्रॉस करे जाए आए, ठीक है ना। फिर से लेटर बाद में ही आस्क डगलस, अब वो डगलस से बाद में वो कहते हैं कि टू पुट हिम फेस अंडर वाटर, जैसे ही तुम्हारा फेस, अपने फेस को पानी के अंदर डालो, ठीक है ना, एंड एक्सहेल, और वो तब वहां पे सांस को छोड़ दो, एंड राइजिंग हिज नॉइज, और जैसे ही तुम अपने नाक को बाहर निकालो, ठीक ना, तो इनहेल, तो सांस को ले लो, ठीक है ना। फाइनली मतलब अंततः ही ट्रेंड हिम टू किक विथ हिज लेग टिल दिस रिलैक्स्ड, फाइनली जब तुम बाहर निकलना चाहो तो क्या करो, अपने लेग से नीचे के सतह को लेग करो, मारो, ठीक है ना। एंड टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब वो कहते हैं ना कि इसी प्रकार तुम पूल की जो लंबाई है, लंबाई मतलब पूल की लंबाई है उसमें तैरते रहो। तो इस तरीके से सिखाते हैं कोच जी, 1-2 बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अगला हमारे यहाँ पे आता है हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे, हाउ मतलब यहाँ पे कह रहा है हाउ डज द ऑथर फील, ऑथर कैसा फील करते हैं, महसूस करते हैं, जस्ट बिफोर मतलब पहले, कब, किससे पहले, ही बिकम अनकॉन्शियस, मतलब जब पानी में ऑथर को फेंक दिया गया था तो वो बेहोश होने से पहले ऑथर कैसा महसूस करते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है द ऑथर फील रिलैक्स्ड, ऑथर क्या कहते हैं, शांत महसूस करते हैं, जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश होने से पहले ऑथर बहुत ही शांत महसूस करते हैं। हिज फियर गेट विप्ड आउट, और उनका जो डर था ना, पहले वो डर रहे थे जब पानी में फेंक दिया गया था, परंतु उस समय बेहोश होने से थोड़ी देर पहले उनका जो डर था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। एंड और ही फील नो पैनिक, अब वो पूरी मतलब कोई भी घबरा नहीं रहे थे, पैनिक नहीं हो रहे थे। ही फील एज इफ, ठीक है, वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि ही वेयर गोइंग टू स्लीप, कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, ठीक है, सोने जा रहे हैं। फिर से लिखा गया ही फील टोटली क्लेम, और वो पूरी तरीके से शांत महसूस कर रहे थे। डार्कनेस स्वीप ओवर हिज ब्रेन, और उनके जो दिमाग है उस पर अंधेरा छा गया है। एंड ही स्टॉप ऑल एफर्ट्स, और पूरा प्रयास करना वो क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो यही तो हुआ था जी, ठीक है, समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, नहीं लिए तो पीछे करके ले लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन द डीप वाटर,
यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक, ऑथर क्या सोचते हैं, व्हेन जब ही वाज ड्रॉइंग इन द डीप वाटर, जब वो डीप वाटर मतलब पानी की गहराई में फेंक दिया जाता है तो डूब रहे होते हैं, तो उस समय पर ऑथर क्या सोच रहे होते हैं। ऑथर मतलब विलियम डगलस, तो यही लिखा गया है कि व्हेन जब डगलस मतलब जब डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को विलियम डगलस को पूल में क्या किया गया था, थ्रोन कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। ही वॉज फ्रिटेंड मतलब वो वहां पे क्या हो गए थे, पूरी तरीके से डर गए थे, ठीक है ना। बट डिड नॉट लूज हिज वेट, परंतु उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। ही हम कह सकते हैं ही प्लान्डेड डेट एज सुन एज, ठीक है, वो जल्द से जल्द क्या करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। हिज फीट टच द बॉटम, वो सोचते हैं ऐसा कि जैसे ही पूल का जो निचला बॉटम है उसको, नीचे सतह को जैसे ही वो टच करेंगे अपने पैर से, तो ही वुड मेक अ बिग जंप अपवर्ड, तो वो बाहर निकलने के लिए एक बिग जंप, एक बड़ा सा जंप लगाएंगे। जैसे ही वो डूब रहे थे तो उनका पैर नीचे टकराएगा, जैसे ही टकराएगा तो वो बड़ा सा जंप मारेंगे ऊपर जाने के लिए, ऐसा वो सोचते हैं। इट वुड ब्रिंग हिम टू द सरफेस, अब वो क्या होता है, तब वो सरफेस के सतह पर मतलब उछले पानी के ऊपर आने लगेंगे, ठीक है। ही वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, अब वो पानी के जो ऊपरा सतह है उस पर तैरने लगेंगे, ठीक है। एंड देन वुड पैडल्स टू द एड्स ऑफ द पूल, ठीक है। तो इसी प्रकार मतलब वो पूल से बच जाएंगे, यही बात यहाँ पे कहा गया है। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। ले लिए, चलिए जी। अगला हमारा आता है यहाँ पे कि व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू डू ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर, मतलब कह रहा है कि क्या डगलस ने क्या डिसाइड किया, टू डू क्या करने के डिसाइड किया, ओवर हिज फेयर द वाटर मतलब पानी के डर को समाप्त करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया था। तो आंसर लिखा गया है कि आफ्टर हिज एक्सीडेंट मतलब इस दुर्घटना के बाद, ठीक है, ए हंटिंग फेयर रिमेंड इन हिज हार्ट, उनके हृदय में क्या था, डर बैठ गया था, ठीक है। जो पानी से वो डर रहे थे तो उनके डर में अब मतलब उनके हृदय में अब डर बैठ गया था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब वो दोबारा वो उस पूल पर कभी भी जाना नहीं चाहते थे। ही फेयर वाटर, ठीक है ना, ही फेयर्ड वाटर, अब वो पानी से डरते थे। एंड ट्राइड टू अवॉइड इट्स, और उसको अवॉइड करते थे, अनदेखा कर देते थे हमेशा। बट वन अक्टूबर, परंतु 1 अक्टूबर को फाउंड अ इंस्ट्रक्टर, उन्हें एक क्या मिलता है, प्रशिक्षक मिलता है। ही प्रैक्टिस विथ देन 5 डे अ वीक, वो उन्हें 1 सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस के लिए बुलाता है और प्रैक्टिस कराता है। ही इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू स्विम, और जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको स्विमिंग करना सिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टॉट हिम टू इनहेल और एक्सहेल अंडर वाटर, अब पानी में कैसे सांस लेना है और छोड़ना है ये उन्हें सिखाते हैं। ही डिड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और इस एक्सरसाइज को वो 100 बार कराते हैं, ठीक है, 100 बार कराते हैं। फिर से लिखा गया टिल द फेयर डिड नॉट कंप्लीटली गो अवे फ्रॉम हिम, परंतु फिर भी उनके हृदय से पूरी तरीके से डर समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है ना। वेन तब ही वेंट टू अ बिग लेग टू कंक्यूर हिज फेयर, अपने डर को पूरी तरीके से कंक्यूर मतलब समाप्त करने के लिए एक बड़े सी झील के पास वो जाते हैं, ठीक है ना। एंड जंप इनटू इट्स, और उसमें वो जंप लगा देते हैं, छलांग लगा देते हैं। ही स्विम आफ्टर 2 मील, और वो 2 मील तक लगभग वो तैरते हैं। देन ही कंक्यूर्ड हिज फेयर, और तब वो अपने डर पर क्या पाते हैं, विजय पाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड रैट रैप, मतलब जो पैडलर है वो क्यों कंसीडर करता था, मानता था पूरे संसार को रैट रैप, चूहेदानी, मतलब पूरे संसार को चूहेदानी क्यों मानता था, जो पैडलर था, फेरे वाला था।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि वन डे, एक दिन, विल गोइंग ऑन हिज रेगुलर राउंड अप, एक दिन वो बाहर ऐसे ही रेगुलर राउंड अप पे निकला, मतलब चूहेदानी बेचने के लिए निकला, ठीक है। तो ही गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार आया, ही थॉट, उसने सोचा, डैट की दिस वर्ल्ड वाज लाइक अ रैट रैप, कि पूरा जो संसार है वो क्या है, रैट रैप, चूहेदानी की तरह ही है, ठीक है ना। ए रैट गेट ट्रैप्ड इनसाइड अ रैट रैप, मतलब ना जो चूहा है वो चूहेदानी में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। व्हेन ही क्रेव फूड, जब वो क्या करता है, भोजन की क्रेव करता है, क्रेव मतलब लालच करता है, ठीक है ना। इन दिस वे, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, दिस वर्ड आल्सो टेम्पटेशन फॉर पीपल, इसी प्रकार जो संसार है ना वो लालच में क्या करता है, लोगों को लालच देता है। दिस वर्ड इज क्रिएटिंग द टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ, और ये जो संसार है ये लालच देता है जैसे कि वेल्थ का, धन का लालच देता है, खुशी का लालच देता है, फूड मतलब भोजन का, हाउस का, कपड़े का, इन सभी चीजों का लालच देता है संसार, और वो उसी से व्यक्ति क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। तो इस तरीके से वो सोचता है जी, बैठा हुआ होता है। तो जो चूहेदानी बेचने वाला होता है, जिसे हम फेरे वाला कहते हैं, जिसे हम पेडलर कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए जी अगला कह रहा है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, मतलब जो पेडलर है, ठीक है, सॉरी आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर ने वाई मतलब क्यों, स्पीक काइंडली दयालुता से क्यों बात किया पेडलर से, और इनवाइट हिम होम, और उसे क्यों इनवाइट किया अपने घर पर। तो यहां पे लिखा गया है कि व्हेन, जब द आयरन मास्टर सा देखता है द पैडलर को जब आयरन मास्टर देखता है, ही थॉट डैट, वो सोचता है डैट कि दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड, कि यह मेरा पुराना मित्र है, बिकॉज ही मिस्टूक हिम, और उसके मतलब बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक हिम फॉर द ओल्ड फ्रेंड, वो उसे अपना ओल्ड फ्रेंड मतलब समझ लेता है, पुराना मित्र समझ लेता है। ही मतलब उसे गलती से ना वो अपना पुराना मित्र समझ लेता है। द आयरन मास्टर वाज एन ओल्ड मैन, जो आयरन मास्टर था ना वो बूढ़ा हो चुका था, और रात के समय में उसको पहचान नहीं आया, ठीक है। तो यही बात है, देयर वाज नो वन एट हिज होम एक्सपेक्टेड हिज एल्डर डॉटर, अब जो एल्डर डॉटर मतलब उसके घर पर ना, जो आयरन मास्टर था उसके घर पर उसकी बड़ी बेटी के अलावा कोई भी नहीं रहता था, ठीक है ना। इट वॉज टू बैड, और ये उसके लिए बहुत ही बुरा था, डैट की he did not have company for the Christmas night, और उस दिन क्या है, क्रिसमस की नाइट था, क्रिसमस की रात था, और उस समय पर उसको कंपनी देने वाला, ठीक है, उसके साथ एंजॉय करने वाला कोई भी था नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है, सो इसीलिए ही स्पीक काइंडली टू हिम, इसीलिए वो जो पैडलर है ना उससे क्या करता है, दयालुता से प्यार से बात करता है, और क्या करता है, हिज हाउस फॉर द नाइट, और उसे क्या करता है, नाइट के लिए अपने हाउस पे क्या करता है, इनवाइट करता है, बुलाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं, जो आयरन मास्टर है ना ये पैडलर को अपने घर पर आमंत्रित करता है, ये हमने बताया है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्टूडेंट इन सभी कहानी को सुने हुए हैं, चैप्टर रैट रैप चैप्टर की कहानी जानते हैं, उनको आसानी से सब समझ में आ रहे होंगे। अगला कह रहा है, व्हाट हैपन टू द रैट रैप सेलर इन द वुड, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, रैट रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाले के साथ, इन द वुड्स मतलब जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। आंसर लिखा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर्स, मतलब पहले कुछ घंटे, ठीक है, द रैट रैप सेलर फेसिंग नो डिफिकल्टी इन द वुड्स, मतलब पहले कुछ हावर तक, कुछ समयों तक, ठीक है, कुछ घंटों तक उसको जंगल में कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर बाद में, इन द डे दिन बीतने के साथ, ठीक है ना, इट बिकम वर्स एज द फॉरेस्ट वाज बिग एंड कंफ्यूजिंग, उसको बाद में ऐसा एहसास होता है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है ना वो बहुत ही बड़ा है और कंफ्यूजिंग है, और हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग है, भटकाने वाला है, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। वेयर वाज
पाथ ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ। अब वो कितना भी आगे बढ़ रहा था तो मतलब वो हम ये कह सकते हैं ना, वो जंगल से मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा था। एज ही केप्ट ऑन टॉकिंग वॉकिंग, अब वो जब चल रहा था, ठीक है, मतलब कितना भी वो चलता जा रहा था परंतु जंगल समाप्त नहीं हो रहा था, यही कहा जा रहा है। ही रियलाइज डेट, उसे बाद में ऐसा एहसास होता है डेट की ही हैड बीन टॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग, कि वो जो चल रहा है ना अराउंड इन द सेम पाथ, वो सेम रास्ते पर ही बार बार वो चल रहा है ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के जो एक रास्ता है ना उसी रास्ते पे वो चल रहा है। जैसे ये रास्ता है, इस तरीके से गया, इस तरीके से जाकर अब फिर से इसी रास्ते पर यहाँ पे मिल गया, अब फिर से इसी रास्ते पे इस तरीके से चलता जा रहा था। तो ये जो रास्ता था ना ये बहुत ही भुलक्कड़ था, यही सेम पाथ पर वो चलता जा रहा था। अब वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा था, जंगल मान लेते हैं, जंगल इतना था, अब जब इधर निकलता तब ना यही इसी रास्ते में वो मतलब क्या हो गया था, गुम हो गया था। तो यही बात वो कह रहा है जी। अगला कह रहा है कि why did the man selling rat trap resort the begging and pity thief। यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है ना कि जो चूहेदानी, जो रेट ट्रैप सेलर है, ठीक है, वो चूहेदानी बेचने, मतलब चूहेदानी बेचने वाला जो है, ठीक है, जो मैन है, जो व्यक्ति है जो चूहेदानी बेच रहा है, तो चूहेदानी बेचने के साथ साथ वो बैगिंग क्यों करता था, मतलब भीख क्यों मांगता था, और थीफरी मतलब चोरी क्यों करता था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो द पैडलर यूज टू सेल रेट रैप, मतलब जो पैडलर है वो जो फेरे वाला है वो चूहेदानी बेचकर सेल करके एज अ लिवहुड, मतलब ना जो फेरे वाला है वो चूहेदानी केवल अपने जीवन यापन करने के लिए बेचता था। His business was not especially profitable, उसका जो बिजनेस था ना वो विशेषकर प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था, ठीक है। So he had a sport to both begging and pith thievery, मतलब इसीलिए वो क्या करता था, वो भीख भी मांगता था, मतलब भीख मांगना और चोरी करना ये दोनों क्या करता था, कार्य को करता था, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास जीवन यापन करने के, मतलब जीवन यापन हो सके इतना भी वो पैसे नहीं कमा पाता था चूहेदानी बेचकर, ठीक है। अगला कह रहा है हु वाज रेट रैप सेलर, रेट रैप सेलर कौन था और हाउ डिड मेक देम, और वो चूहेदानी कैसे बनाता था। तो यहाँ पे कह रहा है द रेट रैप सेलर वाज द पैडलर, रेट रैप जो सेलर था वो एक पैडलर था, फेरे वाला था। ही मेड देम, अब वो बनाता था उसे क्या, फ्रॉम वायर, उसे वायर से बनाता था। अब वायर कहाँ से आता था, कह रहा है कि डेट की ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोरेज, वो क्या करता था, वो बड़े जो दुकानें थी ना वहां से भीख मांगकर वो क्या लाता था, एट और द बिग फार्मा, मतलब वो दुकानों से जो वायर है, तार को और बड़े बड़े फार्मा को मांगकर, भीख मांगकर लाता था, ठीक है ना, ये आप समझ गए। चलिए जी, अगला हमारा कह रहा है कि व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज, ठीक है ना, व्हेन सी ओपन इट इन द लेसन रेट रैप, मतलब रेट रैप जो चैप्टर है इसमें जो लड़की है उसने कब ओपन किया और कौन सा, कि जो पैकेट्स है ना, जो मतलब जो यंग गर्ल है, जो नौजवान लड़की है, उसको पैकेट में क्या मिला और उसने पैकेट को कब ओपन किया। एक छोटी सी पैकेट जो रेट ट्रैप सेलर है वो छोड़कर चला गया था, तो उस पैकेट में उसे क्या मिला, तो व्हेन जब द यंग गर्ल नौजवान जो लड़की है ओपन द पैकेज, जब वो पैकेज को क्या करती है, ओपन करती है, खोलती है, ठीक है ना, तो सी फाउंड अ स्मॉल रेट ट्रैप, तो उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है, एंड और 10 क्रोनेस नोट्स, और उसे 10 क्रोनों का नोट्स भी मिलता है, एंड ए लेटर एड्रेस टू हर, उसे एक लेटर मिलता है जिसमें हम कह सकते हैं कि पैडलर के बारे में ही सब कुछ लिखा गया था, पैडलर ने अपनी बातों को वहां पर लिखा था, ठीक है, तो ये चीजें मिलती हैं जी। अगला यहाँ पे अब देखिए, ये हमारा इंडिगो जो अंतिम चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, मोस्टली 3 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। व्हाई डिड गांधी चिल्ड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के लॉयर हैं उन पर क्यों गांधी जी चिल्ड हुए, गुस्सा हुए, ठीक है ना,
चाइड हुए, तो यहाँ पे लिखा है गांधी जी चाइडेड द लॉयर ऑफ कलेक्टिंग बिग फिश फॉर द पुअर फार्मर। गांधी जी लॉयर जो क्या है वकील हैं उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि वो गरीब किसानों से क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े फीस वसूल करते थे, ठीक है, उनका केस लड़ने के लिए। फिर से लिखा गया हु वेयर ऑलरेडी सफरिंग अंडर द ब्रिटिश। वो जो पुअर किसान है वो पहले ही ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनसे सफरिंग है, उनसे पहले ही वो क्या है, पहले ही उनसे क्या है, सफरिंग है, मतलब पीड़ित है। और उनसे भी ये जो लॉयर है ये भी बड़े बड़े फीस वसूल रहे हैं, ठीक है। दिस वाज इसी कारण बिकॉज ही बिलीव्ड दैट टॉकिंग फार्मर वेयर नॉट गोइंग टू एनी बेनिफिटेड बाय टेकिंग सच अ केस ऑफ द कोर्ट। मतलब उसके बाद जो गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि जो किसान है उनका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोर्ट में जाकर अब केस करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये गांधी जी को विश्वास था। तो इस तरीके से यही होता है जी। तो गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयरों को क्यों डांटा, क्योंकि वो बिग फीस, बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे फीस को वसूल रहे थे, किससे, गरीब किसानों से, इसीलिए गांधी जी गुस्सा हुए थे। अगला कह रहा है कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीव एड्रयू एक अंग्रेज का नाम है, टू स्टे चंपारण। तो जो ये चार्ल्स फ्रीव एड्रयू है ये जब चंपारण में रुका, ठीक है, आंदोलन में, तो गांधी जी को अच्छा क्यों नहीं लगा, ये कहा जा रहा है। गांधी जी खुश नहीं थे जो वो रुका हुआ था। तो ये लिखा गया है कि गांधी जी डिड नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीव एड्रयू टू स्टे इन चंपारण। मतलब चंपारण में चार्ल्स फ्रीव एड्रयू का रुकना, स्टे मतलब रुकना, गांधी जी पसंद नहीं किए। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही थॉट इट्स, वो सोचते थे कि इट वाज वीकनेस टू रैली, ठीक है, व्हाइट मैन हेल्प, ठीक है, मतलब ये उनकी क्या होगा, उनकी रैली का क्या होगा, वीकनेस साबित होगा, एक कमजोरी साबित होगा, क्योंकि व्हाइट मैन जो है अंग्रेज के हेल्प से ये रैली देम इन देयर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब न्याय के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों से हेल्प मांग रहे हैं, इसके लिए उनको अच्छा नहीं लगा। मतलब सिंपल सी बात ना, वो सोचते थे गांधी जी कि पूरे अपने देश को ऐसा बनाया जाए कि बिना किसी की सहायता से, बिना अंग्रेजों की सहायता से हम कुछ भी कर सकते थे। ये उनको विश्वास दिलाना था गांधी जी को। इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज यदि हमारा एक सपोर्ट करेगा तो इससे सभी जनता में ये जाएगा कि अंग्रेज था तभी जाकर हो पाया, तो इसलिए गांधी जी को पसंद नहीं आया। फिर से कह रहा है ही वांटेड इंडियंस, ठीक है ना, ही वांटेड इंडियंस टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वो चाहते थे कि जो इंडियंस है ना वो आत्मनिर्भर बने, एंड और सेल्फ रिलियंट एज ही बिलीव्ड दैट, अब वो स्वयं उनको विश्वास था कि हम मतलब उनको स्वयं विश्वास था कि हम अपने आप मतलब जीत सकते हैं, ठीक है ना। दे वार स्ट्रॉन्ग इनफ टू द फाइट, मतलब उनसे लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए वो पर्याप्त है, स्ट्रॉन्ग मतलब पर्याप्त मजबूत है, ठीक है। देयर वाज नॉट बैटल्स एंड हैड द कैपेबल टू विन इट्स, और उनसे जीतने के लिए भी वो क्या है, कैपेबल है, वो क्षमता वाले हैं, यही गांधी जी मतलब कहते हैं जी, ठीक है ना। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। व्हाट डिड द गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। यहाँ पे लिखा गया है व्हेन, जब गांधी जी कम टू द चंपारण, जब गांधी जी चंपारण आते हैं, ही सा ऑल द फार्मर, तो वो फार्मर से, ठीक है ना, ही सा ऑल द फार्मर ऑफ चंपारण, तो वो चंपारण के सभी फार्मरों को देखते हैं, वेयर इन बैड कंडीशन, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में वहां के किसान थे। देन तब ही फाइट इन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तब वो ब्रिटिश के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है ना। फाइट मतलब ये नहीं कि लड़ाई मारा पीटी, ऐसा कुछ नहीं है भैया, पेन से वो, ठीक है ना। अगला करें एंड इन विच ही विन विद इन फ्यू ईयर ब्रिटिश, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो उनको क्या मिलता है, उनको कुछ वर्षों के बाद उनको क्या मिलता है, विजय मिलता है, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। तब जाकर यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड गिव अप देयर लैंड, तब वो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, वो जमीनों को क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
एंड इट वॉज गिवन बैक टू द फार्मर। तब वो जो जमीनें हैं वो फार्मर मतलब किसानों को दे दिया जाता है, वापस लौटा दिया जाता है। एंड और नाउ अब फार्मर वेयर द ऑनर ऑफ देयर ऑन लैंड। अब जो फार्मर है, जो किसान है, वो स्वयं अपने भूमि के क्या थे, ऑनर थे, मालिक हो जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये किसानों के लिए चंपारण में गांधी जी ने ये किया था। अगला हमारा आता है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर एट चंपारण। मतलब चंपारण के जो हमारे किसान थे, वो जब देखते हैं गांधी जी की मिसरेबल कंडीशन में है, बहुत ही दैनिक परिस्थिति में है, तो उनके लिए गांधी जी ने क्या किया। तो फर्स्ट गांधी जी विजिट द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। तो सबसे पहले गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो एसोसिएशन है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, उसमें क्या करते हैं, उसके सेक्रेटरी से क्या करते हैं, मिलते हैं। हु गेव हिम नो इन्फॉर्मेशन। तो वहां पे उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, गांधी जी को कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। देन तब ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिहुत डिवीजन। तब वो त्रिहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर से मिलते हैं। ठीक है ना। हु प्रोसीडेड टू बैली हिम। तब उनको क्या करता है, वो जो ब्रिटिश कमिश्नर था उनको धमकाता है, डराता है। तो यहाँ पे लिखा गया ही देन वेंट टू मोतिहार विथ सेवरल लॉयर। तब वो बहुत सारे वकीलों के साथ मिलकर मोतिहार चले जाते हैं। एंड कंटिन्यू हिम इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है जी। आशा करता हूं कि ये सभी हमने लगभग 30 इंपॉर्टेंट जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है 29 से 30, ये आपको समझ में आया होगा। इन सभी को आपको तैयार करना है, मैं यही कहूंगा। अदरवाइज आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट यहां तक देख रहे हैं वो एक बार लिख दीजिएगा। क्या आपको लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं, यही आपको लिखना है टाइपिंग में कि वीडियो एंड। ठीक है, इतना लिखकर और पोस्ट में आपको PDF लिख देना है। इतना आपको लिखकर आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज देना है, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा है, जिससे आपको PDF टेलीग्राम पर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कम मतलब लगभग 20 भी स्टूडेंटों ने कमेंट कर दिया ना, 20 से 25, तो तुरंत आपको टेलीग्राम पे इन सभी का PDF भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है। थैंक यू।